चलिए, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, 2 तारीख 6 महीना 2019 का क्वेश्चन पेपर है, जिसमें कि पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, सीर्ण चक्र के प्रसाधन का संदर्भ किससे है। ड्रेसिंग ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील रिफर टू। तो ड्रेसिंग की प्रक्रिया किस में होती है, जब हमारा ड्रेसिंग की क्रिया जो होती है ये हमारा होता है ग्राइंडिंग व्हील में। ग्राइंडिंग व्हील जब ब्लंट हो जाता है, जब उसके फेस चमकने लगते हैं, दांतें ख़त्म हो जाते हैं या ब्लंट हो जाते हैं, तो उसमें ग्लेजिंग की प्रक्रिया आ जाती है। और उस ग्लेजिंग की प्रक्रिया को ठीक करने के लिए हम ड्रेसिंग व्हील का प्रयोग करते हैं। ड्रेसिंग व्हील का यूज़ करने से उसके जो ब्लंट हुए फेस होते हैं या दांतें होते हैं, उसके दांते को रिशार्प करने के लिए हम ड्रेसिंग व्हील का प्रयोग करते हैं, जिससे कि दांतें हमारे रिशार्प हो जाएं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पहला वाला हो जाएगा। और मेकिंग ऑफ द व्हील कॉन्सेंट्रिक, चक्र के अक्ष के संकेंद्री बनाना, ये क्या होता है, ट्रूइंग की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। चेंजिंग द व्हील को चेंज कर देना, चक्र को बदलना। तो इसका आंसर पहले वाले का ए हो जाएगा। प्रवेदित छिद्र के द्वारा पर बोल्ट शीर्ष के लिए चपटा तल बनाने की प्रक्रिया हमारी क्या होती है, स्पॉट फेसिंग होती है। स्पॉट फेसिंग में क्या होता है कि हमारा जब ड्रिल होल किया जाता है तो उसके ऊपर हल्का सा, कम से कम 3 से 5 mm के बीच में हिस्से को चपटा कर दिया जाता है। चपटा कर देने को ही हम स्पॉट फेसिंग, ताकि उसमें आसानी से वाशर फिट बैठ सके। काउंटर सिंकिंग क्या होती है, हल्का सा, अब इसमें क्या होता है कि जो ड्रिल होल का एंड भाग होता है उसको हल्का सा बेवल कर देने की प्रक्रिया हमारी काउंटर सिंकिंग कहलाती है। रीमिंग होता है, जब हम ड्रिल होल को करते हैं तो उसे फिनिश करने के लिए हम जो प्रक्रिया अपनाते हैं, उस ड्रिल होल को फिनिश करने की प्रक्रिया रीमिंग कहलाती है। काउंटर बोरिंग होती है कि जब हम ड्रिल होल को थोड़ा सा बढ़ा देने की प्रक्रिया काउंटर बोरिंग कहला देती है। तो दूसरे का आंसर होगा डी वाला स्पॉट फेसिंग। आकार की अधिकतम और न्यूनतम सीमा के बीच के अंतर को टॉलरेंस कहा जाता है। अब ये हमारा टॉलरेंस क्या होता है, टॉलरेंस होता है कि जैसे कोई हमारी बेसिक साइज़ दे दी जाती है, जैसे कि चौथे क्वेश्चन में लिखा है 28 ± 0.5, तो कम से कम ये जो दी गई है ये क्षेत्र का साइज़ दिया हुआ है। तो इसको हम कम से कम छेद अगर हमें बनाना है तो 28 प्लस माइनस में, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 28.5 तक का अधिकतम बना सकते हैं। अगर न्यूनतम की बात करें तो 28 में हम 0.5 माइनस कर देंगे, मतलब कि 27.5 आ जाएगा। तो कम से कम 27.5 के लमसम कम से कम छिद्र बना सकते हैं, और अधिकतम से अधिकतम 28.5 तक के लगभग छिद्र बना सकते हैं। तो तीसरे वाले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि टॉलरेंस हमें बताना है, तो टॉलरेंस हमारी क्या होती है। टॉलरेंस यही हमारी होती है कि अधिकतम से अधिकतम सीमा और न्यूनतम से न्यूनतम सीमा सॉफ्ट या होल की बीच के अंतर को, जो दोनों में अंतर आता है उसे हम टॉलरेंस कहते हैं। डेविएशन क्या होता है हमारा, तो डेविएशन होता है कि किसी जॉब की साइज़ और बेसिक साइज़ के बीच के अंतर जो अंतर रखा जाता है उसे डेविएशन कहते हैं। अब बेसिक साइज़ क्या होता है, बेसिक साइज़ हमारा होता है कि जैसे कि यहाँ पे दिया है चौथे क्वेश्चन में 28 ± 0.5, तो इसका बेसिक साइज़ हो गया 28 हो गया, और हमारा जॉब का साइज़ कितना हुआ, जॉब का साइज़ हो गया हमारा 28.5। तो इन दोनों के बीच में जो अंतर उत्पन्न होता है वो हमारा होता है डेविएशन कहलाता है। तो किसी जॉब की साइज़ और बेसिक साइज़ के बीच के अंतर को हम डेविएशन कहते हैं। और
किसी जॉब के अधिकतम और न्यूनतम सीमा के बीच के अंतर को हम टॉलरेंस कहते हैं। अब फिट होता है, फिट क्या है? आपस में दो पार्टों के बीच में जो संबंध उत्पन्न होता है, मतलब कि दो मिलने वाले पार्टों के बीच में जो संबंध उत्पन्न होता है वो हमारा फिट कहलाता है। जैसे कि हमारा होल में सॉफ्ट जाती है तो उसमें जो हमारी कभी कभी इंटरफेरेंस हमारी फीड होती है, तो फीड हमारी 3 टाइप की होती है। एक क्लियरेंस फीड होती है, एक इंटरफेरेंस फीड होती है, एक ट्रांजिशन फीड होती है। 3 प्रकार की होती है फीड। तो प्रवेदित छिद्र के द्वार पर एक बोल्ट के सीट को चपटा बनाने की प्रक्रिया स्पॉट फेसिंग कहलाती है। अच्छा, तीसरे क्वेश्चन पे थे हम। आकार की अधिकतम और न्यूनतम सीमा के बीच के अंतर को टॉलरेंस कहते हैं। तो इसका आंसर तीसरे का बी हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन, 28 ± 0.5 mm रूप में अभिहित छिद्र के लिए टॉलरेंस बतानी है हमें। तो टॉलरेंस बताने के लिए हम इसके अधिकतम साइज़, मैंने अभी ऊपर बताया था कि इसके अधिकतम साइज़, लिमिट साइज़ और न्यूनतम लिमिट साइज़ के बीच के अंतर को टॉलरेंस कहते हैं। तो अधिकतम हमारा जो टॉलरेंस होगा, मतलब अधिकतम लिमिट साइज़ होगा हमारा 28.5 और मिनिमम होगा 27.5। इन दोनों के बीच के अंतर हमारा कितना निकलेगा? 1 mm निकलेगा। तो आंसर हमारा क्या होगा? फोर्थ का बी हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन, एक होल आधारित प्रणाली में होल एच के लिए निम्न विचलन। एक होल आधारित प्रणाली में होल एच के लिए निम्न विचलन। होल बेसिस पद्धति में होल का साइज 0 लिया जाता है, और सॉफ्ट बेसिस पद्धति में सॉफ्ट का साइज 0 लिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फिफ्थ का ए वाला। छठे की बात करें तो वेल्डिंग की सलाइन की गहराई को क्या कहा जाता है? वेल्डिंग की सलाइन की गहराई को पेनिट्रेशन कहा जाता है। तो इसमें हम 7वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं का फल कितना होगा? तो इसका जो फॉर्मूला लगेगा वो हमारा लगेगा n+1 बटे 2, ठीक है, ये लगेगा। तो इसमें आ जाएगा हमारा पहला आ जाएगा 10, n की वैल्यू 10 दी है, 10 + 1 अपॉन 2, 2 5 = 10, तो 5 और 11 55। तो आंसर ये हो जाएगा 7th वाला। हमारा आंसर 7 बी वाला ए वाला आ जाएगा। बेलनाकार बाह्य पृष्ठ पर एक उपकरण को दबाने से उत्पन्न चित्राम को क्या कहा जाता है? बोरिंग, टर्निंग, नर्लिंग, टेपर टर्निंग। तो अगर हम किसी बेलनाकार अगर हमारा कोई पृष्ठ है तो उसमें हम दबा करके जो आकृति उत्पन्न करते हैं वो हमारी कौन सी होती है? वो नर्लिंग प्रक्रिया होती है। नर्लिंग में क्या करते हैं? हम टूल्स को प्रेशरलाइज करके उसको हम बेलनाकार स्थिति में उसे हम घुमाते हैं। बेलनाकार जॉब को हम वृत्ताकार स्थिति में हम घुमाते हैं। उस स्थिति से उत्पन्न प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है? नर्लिंग कहलाती है। बोरिंग में क्या होता है? होल के साइज को हम बढ़ा देते हैं, बोरिंग कहलाता है। टर्निंग क्या होती है? कि किसी जॉब को हम रोटेट घुमाते हैं बेलनाकार, बस केवल हम जॉब को फेस पे लगाकर लेथ मशीन के फेस पे लगा करके हम रोटेट करते हैं किसी जॉब को, तो उसमें फेसिंग, टेपर टर्निंग आदि क्रियाएं होती हैं जो घुमाने के द्वारा की जाने वाली क्रिया टर्निंग कहलाती है। नर्लिंग में हम क्या आकृति को उत्पन्न करते हैं, हम निशान उत्पन्न करते हैं। और टेपर टर्निंग किसी एंगल के द्वारा जब फीड दी जाती है बेलनाकार पृष्ठ पर,
तो वो हमारी टेपर टर्निंग के अंतर्गत आ जाती है। मोटी रेती कर्तन फाइल की आकृति, मोटी रेती कर्तन फाइल की आकृति कैसी होती है? राष्ट्र कट फाइल, राष्ट्र कट फाइल जो होती है हमारी वो हाफ राउंड की आकृति में मिलती हैं। साक्षी निशान बनाने के लिए हम इस छिद्र का प्रयोग किया जाता है। तो साक्षी निशान बनाने के लिए विटनेस मार्क, जिससे हम मार्किंग करते हैं, तो किस पंच के द्वारा होती है? वो हमारी होती है प्रिक पंच के द्वारा। और सेंटर पंच के द्वारा हम डिल होल करने के लिए हम डिल को जो पॉइंट पे जो सेंटर प्रदान करते हैं वो सेंटर पंच के द्वारा होता है। वो इसका एंगल 90 डिग्री होता है। जैसे कि कभी हमें डिल करना होता है तो हम उस सरफेस पे एक थोड़ा सा पॉइंट लगा देते हैं पंच से, वो सेंटर पंच के द्वारा निशान दिया जाता है, ताकि उसमें डिल का जो पॉइंट होता है वो आसानी से उसे सीट मिल सके। ग्यारह की हम बात करें तो 300 मिलीमीटर लंबाई के एक मानक लोहाकार आरे में 375 दांते हैं। ब्लेड सेट का वर्गीकरण और प्रकार क्या होगा? वर्गीकरण और प्रकार क्या होगा? तो इसमें क्या है कि पहला क्या हो जाएगा, इसमें हम क्या करेंगे कि तो हम इसमें क्या करेंगे कि इसमें 300 में 375 का डिवाइडेशन करेंगे। ठीक है, तो इसका जो आंसर लगभग आएगा वो 0.8 के लगभग आएगा। तो 0.8 के लगभग इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए? ये हमारे इतने हो गए हैं, दांते हो गए हमारे। ठीक है, तो इसका हमने इसमें डिवाइड करा तो हमारा क्या निकला कि इतने मिलीमीटर में, मतलब कि 0.8 की मिलीमीटर में एक दांते होंगे हमारे। तो अब हमें बताना क्या है कि अब ये हमारी स्थिति किस में आती है? ये हमारी स्थिति आती है कि जैसे कि अब इसमें हमारा हो गया मीडियम वेव सेट, फाइन स्टैगर्ड। तो स्टैगर्ड और मीडियम, एक होता है मीडियम, फाइन, वेरी फाइन, कोर्स, मीडियम, फाइन, वेरी फाइन, 4 प्रकार के होते हैं। तो ये हमारे हैं कोर्स पिच, मीडियम पिच, फाइन और वेरी फाइन। ठीक है, तो 5 से 6 दांते प्रति सेंटीमीटर होते हैं 1.8 मिलीमीटर, मतलब कि 5 से 6 दांते जो बनेंगे वो 1.8 मिलीमीटर में बनेंगे, मतलब कि 1.8 मिलीमीटर का एक दांता होगा। और 5 से 6 दांते होंगे, मतलब 1.8 मिलीमीटर में 5 से 6 दांते होंगे। और 1.2 मिलीमीटर में 8 दांते होंगे। और 10 दांते प्रति सेंटीमीटर में, 1 सेंटीमीटर में 10 दांते होंगे। ठीक है, तो 12 दांते प्रति सेंटीमीटर, मतलब कि 12 दांते होंगे 1 सेंटीमीटर में, 1 सेंटीमीटर में 12 दांते होंगे, जिसमें कि 1 सेंटीमीटर में 12 दांते होंगे, जिसमें कि 0.8 मिलीमीटर की पिच होगी। तो हमारा जो आया था वो हमारा आया था 0.8 मिलीमीटर। तो 0.8 मिलीमीटर आया था, तो 0.8 मिलीमीटर में आता है वेरी फाइन पिच ब्लेड में, वेरी फाइन पिच ब्लेड। और उसमें स्टैगर्ड की बात कर रहा था, तो स्टैगर्ड में हमारा क्या होता है? तो ये हमारे स्टैगर्ड होते हैं, वेब सेट होते हैं। तो स्टैगर्ड में हमारा क्या होता है कि स्टैगर्ड में जो होते हैं पिच होती हैं 1 मिलीमीटर से 1.8 मिलीमीटर तक बन रही। अगर पिच इतने के बीच में बन रही है 1 मिलीमीटर से 1.8 मिलीमीटर तक बन रही, तो स्टैगर्ड में आ जाते हैं। और 0.8 मिलीमीटर से 1 मिलीमीटर के बीच में अगर पिच बन रही है तो वेब सेट में आ जाते हैं। तो हमारा क्या आया था? 0.8 आंसर आया था। तो हमारा 0.8 सेंटीमीटर में वेब सेट आ जाते हैं, वेब सेट। तो वेब सेट आ गए, इधर से हमें वेब सेट मिल गया और इधर से हमें मिल गया, यहाँ पे मिल गया हमारा वेरी फाइन पिच ब्लेड।
0.8 आया था, तो 12 दांते प्रति सेंटीमीटर में। तो इसका आंसर होगा वेरी फाइन। तो वहाँ से हमारा क्या मिला था, वेरी फाइन मिला था और वेब सेट मिला था, तो हमारा डी आंसर हो जाएगा फाइन वेब सेट। ट्वेल्व क्वेश्चन। उच्च वेग इस्पाती प्रवेदन D25 से फॉस्फर ब्रांच, मतलब डायामीटर दिया है 24 दिया हुआ है। एक कला वस्तु को काटने के लिए वेग आंदोलन RPM का पता लगाएं। फास्फोरस ब्रांच के लिए HSS की अधिकतम कर्तन वेग 35 मीटर प्रति मिनट दिया है। तो यहाँ पे हमारा दिया है डी दिया है, जैसे कि यहाँ लगाएंगे CS बराबर कटिंग स्पीड पाई DN/1000। तो डाया दिया है हमारा 24, तो डाया हो गया 24, पाई की वैल्यू 3.14 और एन हमें निकालना है, ठीक है, एन निकालना है हमें बटे 100। और कटिंग स्पीड हमारी कितनी दी है, 35 मीटर प्रति मिनट दी है, तो 35 करके बाकी सब मैं सॉल्व कर दूंगा। ये सब अगर आप सॉल्व करेंगे तो आंसर इसका ये आ जाएगा 400 के लमसम। थर्टीन क्वेश्चन। 60 डिग्री कोण के साथ अगर एक छेनी का नति कोण 39.5 है तो अस्पर्शी कोण कितना होगा। तो जो हमारा एंगल बनता है कुछ इस प्रकार बनता है, जैसे कि जैसे मैंने यहाँ पे ये करा इस तरह, ये तो ये हो गया, ये हो गया, ये तो ये हो गया, ये हो गया हमारी सेंटर लाइन। तो ये हमारा यहाँ से लेके ये एंगल बन रहा है और ये एंगल बन रहा है, ये हमारा हो गया R, ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ हो गया ये हमारा इतना, ये हमारा हो गया ये वाला नहीं, मतलब ये जो यहाँ से ये रह जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, ये पॉइंट एंगल हमारा हो जाएगा, पॉइंट एंगल ये हमारा क्लियरेंस एंगल हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये हमारा पॉइंट हो जाएगा। फिर से बनाते हैं हम, ये हो गया, ये हो गया, और ये करके ये हमारी सेंटर लाइन हो गई। क्लियर बन नहीं पा रहा है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, तो ये हमारा कुछ इस प्रकार का हो जाता है। अब बिंदु कोण हमारा जो पॉइंट एंगल है वो 60 डिग्री का है, मतलब पॉइंट एंगल हमारा ये होता है, पॉइंट एंगल ये होता है हमारा 60, अरे कहाँ गया हो गया, तो ये पॉइंट एंगल हमारा ये होता है 60 डिग्री का। तो ये हमारा जो दिया है ये 60 डिग्री का, जिसमें कि हाफ हाफ हम कर देंगे, इतना हाफ कर देंगे, ये 30 डिग्री का हो जाएगा, और ये हम हाफ कर देंगे तो 30 डिग्री का ये हो जाएगा, 30 डिग्री का ये हो गया, तो टोटल हमारा ये 60 डिग्री का हो गया। अब यहाँ पे नति कोण जो है इंक्लिनेशन एंगल 39 डिग्री का है, इंक्लिनेशन एंगल हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक होता है 39 डिग्री, 39.5 डिग्री, जिसमें कि ये एंगल और ये एंगल दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या क्लियरेंस एंगल निकल जाएगा, मतलब ये एंगल माइनस कर देंगे तो ऑलरेडी हमारा ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये एंगल निकल आएगा, ये हमारा क्या होता है क्लियरेंस एंगल होता है, जिसमें कि 39 में 30 डिग्री माइनस कर देंगे तो हमारा 0.9 डिग्री आंसर आ जाएगा, आंसर इसका बी हो जाएगा। अगर ना समझ में आ रहा हो
तो एक बार आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं ताकि मैं क्लियरली आपको बता सकूं। जहां तक का मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद बात करते हैं हम। बड़े व्यास के बहुल छिद्रों के प्रवेदन के लिए एक प्रवेदन मशीन का चयन करना है। तो बड़े व्यास के लिए छेद के लिए प्रवेदन के लिए कौन सा ड्रिल होता है, कौन सी ड्रिल मशीन यूज़ में लाई जाती है? तो रेडियल ड्रिल मशीन सेंसिटिव होती है हमारे छोटे 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 या कम डायामीटर के होल को बनाने के लिए हम सेंसिटिव ड्रिल मशीन का यूज़ करते हैं। पिलर ड्रिल मशीन ये हमारे होते तो हैं, ये मतलब हैवी लोड के लिए नहीं होते, लेकिन फिर भी जो सबसे ज़्यादा हैवी लोड के लिए होते हैं ये हमारे रेडियल लोड होते हैं। बाकी इनकी जो कंपेयर में थोड़ा कम की बात करें तो पिलर ड्रिल मशीन के बारे में आ जाते हैं। और कॉलम ड्रिल मशीन के बारे में ये क्या होता है, जब हमें मास प्रोडक्शन का काम करना है, काम को काफ़ी तेज़ से करना है, कई सारे एक साथ ड्रिल होल को करने होते हैं, वहाँ पे हम कॉलम ड्रिल मशीन का यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 100 से 125 मिलीमीटर परास में मीट्रिक बाहरी सूक्ष्म मापी को एक छड़ का व्यास मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। बैरल अंशांकन 16.5 दिखाया और बैरल आधार लाइन के अनुरूप अंगुल ऋण अंशांकन 28 था। तो छड़ का व्यास कितना होगा? अब हमें बताना क्या है, हमें डायमीटर बताना है रॉड का कितना होगा कम से कम, ठीक है, छड़ का डायमीटर कितना होगा। तो नापा गया इनसे हमारा, तो जिसमें कि 100 मिलीमीटर से लेकर 125 मिलीमीटर का ये हमारा क्या है, सूक्ष्म मापी का परास है कि कम से कम इसमें जो एक सूक्ष्म मापी होता है हमारा माइक्रोमीटर होता है, तो उसमें क्या करते हैं हम, कम से कम 100 से 125 के मिलीमीटर की अगर नाप लेनी है तो वो इसके अंतर्गत आता है। तो कम से कम हमारा जो है, कम से कम हम कितना लेंगे, 100 तो लेंगे 100 से कम नहीं ले सकते, क्योंकि जो माप हमारी आ रही है वो 100 से लेकर के 125 के बीच में आ रही है। तो 100 तो मैंने ये ले लिया, यहाँ से 100 यहाँ से उठा लिया, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 100 ये लिख लिया। अब इसमें हम मीट्रिक बाहरी सूक्ष्ममापी को एक छड़ के व्यास के मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जिसमें कि बैरल अंशांकन 16.5 दिखाया गया है, बैरल आधार लाइन के अनुरूप ये बताना है। तो अब हमारा ये जो ये दिया है 16, हमारा क्या दिया, ये ग्रेजुएशन दी है बैरल की, तो ग्रेजुएशन दी है जिसमें कि हमारा जो होता है ग्रेजुएशन 16.5। अब माइक्रोमीटर की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो 16.5 ये आ गया हमारा, ये मैंने ऐड कर दिया, ठीक है, 0, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे इसको ऐड कर दिया, यहाँ पे मैंने लगा दिया पॉइंट के बाद में 0 0 2 नंबर है, ठीक है, ये लगा दिया मैंने। फिर अब इसके बाद में हमारा आता है कि भाई अब हमारी क्या 28 लाइनें हैं जो डेटम की हैं, डेटम की लाइन जो होती है 28, तो 28 मैंने यहाँ पे लिख दिया और इसमें गुणा करेंगे किसका, सूक्ष्ममापी दिया हुआ है, ठीक है, माइक्रोमीटर दिया हुआ है। तो माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कितना होता है, मैंने बताया था वीडियो में कि 0.01 होता है। तो इसका लिस्ट काउंट कितना हो गया हमारा 28.01, तो 28.01 आ गया। तो इसमें हमारी क्या आ गई, नहीं, इसका जो आंसर आएगा 28 आएगा इसका आंसर, ठीक है, 0.28 आएगा। तो 0.28 आंसर आएगा इसका, यहाँ पे ये काट देंगे 0.28, जिसमें कि अगर मैं ऐड करूँगा 100 को, तो 100 में ऐड करा मैंने 16 को, तो 116.28 तो ये हो गया, 28 ये हो गया, 50 ये हो गया, तो 50 60 70 78, ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा डी वाला। तो 116 में इसको ऐड कर देंगे तो 116.78 मिलीमीटर के लमसम आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं।
16 पिटवे लोहे में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? तो पिटवे लोहे में कार्बन की मात्रा होती है 0.02 से लेके 0.03% तक होती है। मृदुलता, उन्नत मशीनीयता, वर्धित तन्यता प्राप्त करने के लिए आंतरिक प्रतिबल से मुक्ति एवं कण साइज को परिष्कृत करने हेतु इस्पात के ऊष्म उपचार को क्या कहा जाता है? ऊष्म उपचार को क्या कहा जाता है? हीट ट्रीटमेंट ऑफ द स्टील ऑब्टेन द सॉफ्टनेस, इम्प्रूव द मशीनेबिलिटी, इंक्रीज द डक्टिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे सॉफ्टनेस, इंक्रीज द डक्टिलिटी, इंटरनल द स्टर्स ऑफ द रिफाइन द ग्रेन साइज। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि हमारा क्या है कि कोई भी मटेरियल है जिनको हमें इन मशीनेबिलिटी को इंक्रीज़ करना है। ठीक है, डक्टिलिटी को इंक्रीज़ करना है, डक्टिलिटी को इंक्रीज़ करना है कि डक्टिलिटी के गुण को बढ़ाना है। और डक्टिलिटी क्या होता है? वह गुण होता है डक्टिलिटी जिसमें किसी धातु को खींचकर हम लंबा कर देते हैं कि वो चीज़ मुलायम हो जाती है। मुलायम होती है तभी हम खींच के लंबा कर सकते हैं उसको। तो डक्टिलिटी के गुण को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? एनीलिंग। इसमें क्या होता है? एनीलिंग में हम मशीनिंग की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए कि अगर कोई भी चीज़ हार्ड है तो हम उसे मशीन में ले जाने के लिए, प्रक्रिया को करने के लिए हम एनीलिंग का यूज़ करते हैं। एनीलिंग में तो मशीनेबिलिटी या डक्टिलिटी के इंक्रीज़ करने के गुण को हम एनीलिंग कहते हैं। नाइट राइडिंग क्या होती है? ये हमारे सरफेस हार्डनिंग प्रक्रिया होती है। सरफेस को हार्ड करने की प्रक्रिया नाइट राइडिंग में आ जाती है। टेम्परिंग में मतलब हार्ड की गई वस्तु व झटके को सहन करने योग्य बनाने के लिए हम जिस प्रक्रिया का यूज़ करते हैं वो टेम्परिंग कहलाती है। हार्डनिंग किसी काटने या खरोंचने की प्रक्रिया खरोंचने या काटने की प्रक्रिया को इंक्रीज करने के लिए हम हार्डनिंग की प्रक्रिया करते हैं। तो 18 वाला, सामान्यतः ताप पर सादा कार्बन इस्पात में क्या होता है? तो सादे कार्बन इस्पात में हमारा तीनों ही होता है। 17 की अगर बात करें, 17 का आंसर होगा हमारा ए वाला। और 18 की अगर हम बात करते हैं तो 18 का डी वाला। तो फेराइट और सीमेंटाइट और पियरलाइट तीनों हमारे कहाँ पे पाए जाते हैं? तो यहाँ पे हम आते हैं कि प्लेन कार्बन स्टील में कार्बन की प्रतिशत किन किन पर निर्भर करती है। तो वहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा था कि किस कंडीशन पे मतलब प्लेन कार्बन स्टील में हमारे कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती है? तो प्लेन कार्बन स्टील में हमारे तीनों ही पाई जाती हैं। जैसे कि अगर हमारी किसी स्टील में अगर 0.84% कार्बन पाई जाती है तो ये पियरलाइट स्ट्रक्चर बनाते हैं प्लेन कार्बन स्टील में। ठीक, प्लेन कार्बन स्टील में 0.84% अगर कार्बन की मात्रा पाई जाती है तो वो हमारे यूटेक्टाइड स्टील के अंतर्गत आते हैं, जिस स्ट्रक्चर से हमें क्या प्राप्त होता है? पियरलाइट स्ट्रक्चर प्राप्त होता है। और अगर इससे कम है ना, अगर 0.84% से कम है तो हमारे हाइपोयूटेक्टाइड स्टील के अंतर्गत आते हैं। ये हमारे पियरलाइट और फेराइट दोनों ही बनाते हैं। ये पियरलाइट और फेराइट दोनों बनाते हैं हाइपोयूटेक्टाइड स्टील। और जिनकी मात्रा अगर 0.84 से अधिक होती है वो हाइपोयूटेक्टाइड स्टील बनाते हैं। इसमें पियरलाइट सीमेंटाइट आते हैं। अगर ज़्यादा है तो पियरलाइट सीमेंटाइट बनाएगा, अगर 0.84 से अगर कम है तो हमारे पियरलाइट और फेराइट ये भी बनाएंगे, पियरलाइट फेराइट। तो हमारा क्या आ गया? और जो अगर नॉर्मल है 0.84 है तो हमारा क्या? सीमेंटाइट बनाएगा, पियरलाइट और सीमेंटाइट। तो सीमेंटाइट आ गया, पियरलाइट आ गया, फेराइट आ गया। तीनों ही गुण आ गए प्लेन कार्बन स्टील में जिनकी मात्रा है 0.84 से ज़्यादा होती है और जिनकी 0.84% से कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है, वो भी स्टील में। ये हमारे होते हैं, ज़्यादा हुई तो हाइपोयूटेक्टाइड, कम हुई तो हाइपोयूटेक्टाइड कम होने पे और हाइपर यूटेक्टाइड स्टील ज़्यादा होने पे। और बाकी जो नॉर्मल रहेगा तो हमारा यूटेक्टाइड स्टील के अंतर्गत आ जाते हैं। तो हमारे प्लेन कार्बन स्टील में तीनों ही गुण पाए जाते हैं, फेराइट, पियरलाइट, सीमेंटाइट, तीनों गुण पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। निम्नलिखित में से एक लेथ का कार्य पकड़ उपकरण नहीं है, कौन सा नहीं है? कैच प्लेट नहीं है, कैच प्लेट इसमें नहीं है।
क्योंकि फेस प्लेट क्या होती है, फेस प्लेट हमारी इसलिए होती है कि ताकि उसमें क्या है कि हमारा इरेगुलर शेप का कोई भी अगर हमारा जॉब होता है जो कि हमारा छोटा होता है और उनको हम बैलेंस करने के लिए हम हल्का सा लोहे का टुकड़ा या भार का टुकड़ा हम लगाते हैं, जिससे कि हमारे फेस प्लेट के ज़रिए हमारा जो जॉब होता है वो सेंटिंग हो वो मतलब बीच में आ जाता है। और कैच प्लेट में